स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ आदित्य पुरी मौजूद हैं। पुरी साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले बात करना चाहेंगे जो आपने सोशल इनिशिएटिव शुरू किया है, अगर आप हमें समझाएं कि काफ़ी सारे जो दूसरे बैंक्स हैं वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए माइक्रो फाइनेंस के कारोबार में उतरना चाहते हैं, लेकिन आपकी जो पूरी प्लानिंग है थोड़ी अलग दिखती है। ये कैसे अलग है? देखिए, पहले तो जब भी हम मिलते हैं हम बिजनेस की बात करते हैं। इस बार हमने सोचा कि आपको एचडीएफसी बैंक का दिल भी दिखा दें। तो इसमें हमने क्या किया है कि अगर आपको स्केल चाहिए तो बिजनेस मस्ट बी वायबल एंड सस्टेनेबल फॉर द बोरोवर एंड फॉर द बैंक। तो हमारा जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड है, एक उसका मतलब ही ये है कि हम जो हमसे लोन लेता है उसको पूरा यूनिवर्स बना के देते हैं, जिसमें उसकी ट्रेनिंग करते हैं, कौन सा बिजनेस करेगा वो आइडेंटिफाई करते हैं, किसको बेचेगा वो आइडेंटिफाई करते हैं, बुक्स कैसे रखेगा वो आइडेंटिफाई करते हैं, और सेविंग्स हो वो कहाँ डालेगा। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बन जाती है तो वो आसानी से हमारा लोन भी वापस दे सकता है, खर्चा भी कर लेता है, और थोड़ा बहुत वो फिक्स डिपॉजिट और गोल्ड में भी डाल देता है। लेकिन जैसे हमने देखा था पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको काफ़ी दिक्कत हुई, एक कंपनी को अपने ज़्यादातर लोन वहाँ पे गंवाने पड़े। क्या ऐसी स्थिति आपके साथ नहीं होगी अगर आप 20 लाख परिवारों तक पहुँच चुके हैं, जैसे कि आपने बताया एक बड़ी स्केल में आप भी पहुँच चुके हैं? देखो, 20 लाख परिवार पहुँच चुके हैं और 1 करोड़ के पास पहुँचेंगे, मतलब 5 करोड़ इंडिविजुअल्स को हम अबव द पॉवर्टी लाइन लाएंगे। टोटल पॉवर्टी इंडिया में 150 करोड़ है, तो आई थिंक इट्स समथिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ। अब इसमें जो आप आंध्रा का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और तभी हमने इसको माइक्रो फाइनेंस नहीं बोला और सस्टेनेबल लाइवलीहुड बोला। अगर आप माइक्रो फाइनेंस कंजम्पशन के लिए देंगे तो वो बेचारा गरीब आदमी, वो पहले गरीब है, उसके ऊपर आप लोन लाद देंगे तो वो तो फिर कॉन्सिक्वेंसेज विल बी डिजास्टर्स। तो वो लोग जो जल्दी से बिजनेस बिल्डअप करना चाहते थे, जो लॉन्ग टर्म में नहीं है, वो कंजम्पशन फाइनेंस देके अपनी कंपनी की वैल्यू बना रहे थे। हम लोगों को बेहतर जिंदगी देने के चक्कर में ऐसे क्या क्या काम है, क्योंकि बहुत ही छोटी लोन अमाउंट है, 10-15 हज़ार के आसपास का लोन है, तो ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनकी आप फंडिंग करते हैं? कैसे आप चुनते हैं कि किसको लोन देना है? एक्टिविटी 2 पार्ट हैं। एक तो हमारे ख्याल से वुमेन एम्पावरमेंट का ये दुनिया में सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि कम से कम 1.5 करोड़ जब तक हम खत्म करेंगे अगले 3 साल में, और उसके बाद और बढ़ेगा, 1.5 करोड़ महिलाओं को हमने एम्पावर कर दिया होगा थ्रू सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें जो बिजनेस है ये तो जो वो कर सकता है, जैसे आप एक महिला को ले, अगर वो बोले कि भैया मेरे को भैंस पालनी आती है, हम उसको भैंस के लिए लोन दे देंगे। वो फिर पहले भैंस के लिए लोन लेती है, उसके बाद ऐसा सिस्टम करेंगे कि किसको बेचना है, क्या करना है, सो दैट लोन देने के बाद उसका थोड़ा अपना भी खर्चा निकल आता है और बैंक का भी रिपेमेंट हो जाता है। देन वी फाइंड वो सेकंड भैंस लेने आ जाती है। किसी को एम्ब्रॉयडरी आती है, किसी को लकड़ी का हाथी बनाने आते हैं, किसी को बेड कवर में वो टाई एंड डाई बनाना आता है, किसी को सब्जियां सिर पर जो लेके घूम रही है वो उसको रेडी दे देते हैं, किसी को मार्बल में इनले करना आता है, किसी को वो जड़ाऊ जैसा काम आता है। तो जो उनको काम आता है उसको हम एक जॉइंट सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब 20-25 लेडीज को मिला के उसको बोलते हैं कि भाई आप इकट्ठे होके ये वायबल बिजनेस करो, और उनकी मार्केट लिंकेज भी हम ही करते हैं। एक सोशल चेंज जरूर आता हुआ नजर आता है इस पूरे इनिशिएटिव के चलते। अब थोड़ा अगर अलग हट के बैंकिंग और मैक्रो एनवायरनमेंट की बात करें, मुझे ध्यान आता है कि अगस्त के आखिर में जब रुपया शायद 68 के करीब था और मार्केट भी काफ़ी नीचे था, उस समय आपने एक आर्टिकल लिखा था कि बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म हो गया है, हालत इतनी बुरी नहीं है। सितंबर आते आते सब कुछ बदलने लगा। रघुराम राजन के अलावा और कुछ या रघुराम राजन ने कोई जादू कर दिया? नहीं, कोई एक आदमी तो जादू नहीं कर सकता। अब उस टाइम हमने क्या लिखा था कि भैया अगर सब नेगेटिव को देखेंगे तो फिर वो सेंटिमेंट भी वैसा हो जाता है। रुपया 68 का होना ही नहीं चाहिए था, दैट वाज बिकॉज ऑफ नेगेटिव सेंटिमेंट एंड स्पेकुलेशन। तो हमने क्या बोला था कि डायमेंशन कर लो कि इंडिया की प्रॉब्लम जो बाहर वाले भी बोलते हैं या जो डिस्कस हो रही हैं वो कितनी है और उसका कुछ सुझाव निकल रहा है कि नहीं। तो अगर आप समझो करंट अकाउंट डेफिसिट लें,
तो बोल रहे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है, उसके लिए उन्होंने बोला था कि ये लोग कैसे फाइनेंस करेंगे। अब गवर्नमेंट ने गोल्ड इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, गोल्ड फाइनेंसिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, नॉन एसेंशियल पर थोड़ी ड्यूटी लगा दी, ये एक साइड होगी। अब जब रुपी डिप्रिशिएट होता है तो एक्सपोर्ट्स भी कंपेटिटिव हो जाते हैं, वो दूसरी साइड होगी। इसके साथ क्या बोला कि भाई पैसे भी आने चाहिए और ये नहीं लगना चाहिए कि हम सिर्फ FII पर डिपेंडेंट हैं। तो जब इन्होंने स्कीम अनाउंस की कि भैया जो NRI है उनका भी फायदा कर देते हैं, देश का भी फायदा होता है कि भाई आप पैसा लाओ, आप डॉलर में रखो, आपको स्वैप RBI देगा और उसमें रुपी लिक्विडिटी आ जाएगी। अब इसमें NRI को बहुत अच्छा रिटर्न मिल गया, मैसेज फ्रॉम RBI चला गया सबको कि भैया रुपी का जो ये सेंटिमेंट बेस्ड ओवर डेप्रिसिएशन है ये गलत है, फॉरवर्ड प्रीमियम भी गलत है, क्योंकि हमको ढंग से प्रीमियम 3.5 ही होना चाहिए। तो जैसे ये हुआ स्पेकुलेशंस को भी पता चल गया भाई इसमें तो फायदा के बजाय घाटा हो जाएगा, तो रुपी स्टेबलाइज हो गया। फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले बैंकिंग सेक्रेटरी, इकोनॉमिक सेक्रेटरी सब ने कहा है कि 4.8 फिस्कल डेफिसिट हम मोस्टली मीट कर लेंगे। अब इलेक्शन ईयर में ऐसा स्टेटमेंट देना बहुत मायने रखता है। अगर 0.12 इधर उधर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर भी ये बहुत हिम्मत वाली बात है। तो अगर वो मेंटेन, आपको लगता है कि होगा? मेरे हिसाब से 1-2 अगर पॉइंट इधर उधर हो गया, पर मेरे को लगता है उनकी डिटर्मिनेशन है और हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी दिन से बात चल रही है कि डीजल के प्राइस एक मुश्त बढ़ा दीजिए 3 रुपए के आसपास, ताकि कवर हो जाए, क्योंकि आप आधा साल बिता चुके हैं। अगर आप 50 पैसे ही बढ़ाते रहेंगे तो फिर तो सब्सिडी शायद वहीं की वहीं रहे। अब देखिए पॉलिटिकल कंपल्शन भी थोड़ी बहुत होती हैं, तो मेरे को लगता है डीजल प्राइस बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा एक साइड में, एकदम से शायद डीजल प्राइस ना बढ़े। पर थोड़ा बहुत भगवान की भी मेहरबानी हुई है कि अपना ओबामा साहब जरा काम हो गए कि भाई हम सीरिया को अटैक नहीं करेंगे, ईरान से दोस्ती कर लेंगे, तो ऑयल प्राइस भी थोड़ी नीचे आ गई। तो फिर वो अगर ये 105 और 110-12 के बीच में ब्रेंट रहता है तो 50 बेसिस पॉइंट्स पर भी 50 पैसा में भी हो जाएगा। ओके, तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि इतना डेफिसिट की प्रॉब्लम? मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। ओके, लेकिन आपने जैसे कि बात की RBI ने जो स्वैप ऑफर किया बैंक्स को, क्या आपका बैंक इसका फायदा उठा रहा है? आप बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों चीज़ों का फायदा उठा रहे हैं। FCNR-B में भी हम बहुत जोर की मार्केटिंग कर रहे हैं, और वो जो बैंक लोन ले सकता है अप टू 100% उसकी भी मार्केटिंग कर रहे हैं, और रिस्पांस फैंटास्टिक है। अभी हम सिंगापुर में गए थे, इतना है कि रिस्पांस की लोगों ने लिमिट कर दिया है कितना करेंगे पर कस्टमर। बात कर रहे थे नए गवर्नर की, उन्होंने जिस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं हाल के आने के बाद, एक उन्होंने जैसे कि काम किया कि 0% की जो स्कीम्स थी उनको बंद कर दिया, जो आप 0% लोन की स्कीम्स चलती थी। चूँकि आप कंज्यूमर फाइनेंस के सेक्टर में आपकी अच्छी खासी भागीदारी है, आप कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव को? नहीं, आई थिंक उन्होंने बंद इसलिए किया, 0% स्कीम नहीं बंद करना चाहते थे। वो कहते थे देयर शुड बी मोर ट्रांसपेरेंसी टू द बोरोवर। अब हम कहते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंसी तो थी, जैसे अगर मारुति हमको सबवेंशन देगी तो मारुति विल इंश्योर कि आई पास इट ऑन टू द बोरोवर, क्योंकि वो मेरे लिए मेरा कोई चाचा मामा तो है नहीं मारुति, तो वो दे रहे हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए। तो इसमें सेंटिमेंट अच्छा रहता है, मार्केटिंग अच्छी रहती है, पर वो रेगुलेटर हैं, अब उन्होंने कर दिया है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक्चुअली इनोवेशन के लिए जगह छोड़नी चाहिए? ऐसी कोई बहुत डिससर्विस नहीं हो रही थी कस्टमर की? हमारे हिसाब से अगर जो जैसे हम कर रहे थे, हम फुल ट्रांसपेरेंसी कर रहे थे, और मेरे को नहीं लग रहा कि वी वर नॉट ट्रांसपेरेंट टू द कस्टमर, पर रेगुलेटर इज द फाइनल अथॉरिटी। हो गया। ओके, एक और चीज़ जो यहाँ पर उन्होंने कही है वो ये कि जहाँ भी पॉइंट ऑफ सेल्स हैं, जहाँ पे कार्ड स्वाइप किए जाते हैं, वहाँ पे कुछ लोग कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो कि 2% तक चार्ज लेते हैं। उन्होंने बैंक से कहा है कि आप इस तरह के चार्जेस बंद कराइए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि आपकी इस सेगमेंट में तो मेरे ख्याल से आधा मार्केट आपका ही है, बहुत ही एग्रेसिवली आपने एक्सपेंड किया है। आप इसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं? नहीं, पहले तो ये समझिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना कोई मुफ्त में तो होता नहीं। पॉस मशीन कौन फाइनेंस करता है? हम। टेलीफोन लाइन कौन लगाता है? हम। क्रेडिट कार्ड कौन इशू करता है? हम। उसका नेटवर्क करता है कौन? हम।
सो ये कॉस्ट है, इसमें कोई इतना ज़्यादा बनता नहीं है। इसकी कॉस्ट इसलिए है कि क्योंकि उसको जो इशूइंग बैंक है या तो इसमें भागीदारी किस किस की है, इसमें भागीदारी मास्टर कार्ड वीज़ा की है, इसमें बैंक है जो बैंक इशू करता है क्रेडिट कार्ड, जो मशीन लगाता है। अब इसमें अगर आप बोलिए बंद कर दो तो मैं काय को लगाऊंगा मशीन, मेरे को तो गवर्नमेंट कैपिटल देने वाली नहीं ना, मेरे को तो मार्केट से कैपिटल, अगर मेरे में इसमें लॉस होएगा तो मैं बंद कर दूंगा। सो कुछ अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो अनवायबल बिजनेस हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि बंद कर दीजिए, घटा दीजिए, पर इसमें भी मेरे को आपत्ति है कि हम तो घटा देंगे पर वो घटाने से वो शॉपकीपर उसका बेनिफिट इंडिविजुअल को तो देता नहीं। जो पहले डेबिट कार्ड पर घटाया, किसी इंडिविजुअल को कोई कमती प्राइस मिली है, पर मैं अगर उसमें मेरा थोड़ा पैसा बनता तो मैं टर्मिनल लगाता। अब मेरा प्रॉफिट आपने पेंटालून को ट्रांसफर कर दिया, इसमें क्या बात बनी? तो पर जो आरबीआई का गाइडेंस है वो ये है कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वहाँ पर नहीं होने चाहिए, कि अगर आप कैश में पे करते हैं तो आपको कम पैसे देने पड़ते हैं, अगर आपने कार्ड स्वाइप किया तो आपको एमआरपी के ऊपर एक सर्विस चार्ज के तौर पे लिया जाता है, जो कि मेरे ख्याल में आपको भी नहीं मिलता, वो शॉप पे ही रहता है, आपको उसमें नहीं, शॉप को नहीं मिलता, वो मिलता है इशूइंग बैंक को, और जो बैंक वहाँ टर्मिनल लगा रहा है और जो नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो आप कैश में दीजिए पैसा। तो क्या आपने इसके बाद आरबीआई से इस बारे में बातचीत की है? बिल्कुल रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने हमने कहा भाई अगर छोटा मर्चेंट है उसको अगर आपको इंसेंटिवाइज करना है ठीक है, पर अगर आप हमारा बड़े मर्चेंट्स के साथ रिड्यूस करते हैं तो इसमें आप समझा दीजिए कि आप अगर इंसेंटिव हमारा, टर्मिनल कौन लगाएगा, फिर आप लगा दीजिए टर्मिनल। ओके, चूंकि हम कंज्यूमर फाइनेंस की बात कर रहे थे, सरकार ने एक योजना बनाई है अभी कि वो सरकारी बैंकों को रिकैपिटलाइज करेंगे, और उस रिकैपिटलाइजेशन से जो कैपिटल दरअसल आ रही है और साथ में लिक्विडिटी भी एक तरीके से आ रही है, कैश आ रहा है, वो चाहते हैं कि रिटेल लोन को सरकारी बैंक पुश करें। कैसे देखते हैं आप, चूंकि इस मार्केट की आपको अच्छी खासी समझ है, क्या ये एक इंसेंटिव है, एक स्टिमुलस है जो काम करेगा? बिल्कुल रिकैपिटलाइज कर रहे हैं, मुफ्त का पैसा है, रिटर्न देने का है उन्हीं को, तो लाजमी बात है, अगर वो पुश करना चाहते हैं रिटेल तो अच्छा है। लेकिन आपको लगता है आपके लिए फिर शायद इतना अट्रैक्टिवनेस ना रह जाए उस मार्केट में, आपके मार्जिन पे असर आएगा? नहीं, हमको ऐसा तो नहीं लगता। हम पहले से वैल्यू फॉर मनी देते हैं, पहले देखते हैं क्या रेट में आते हैं, मशीनरी सेटअप करनी पड़ेगी, फिर कंपटीशन होएगा, फिर देखेंगे। आज तक तो सर्वाइव कर लिया है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, आगे भी बेस्ड ऑन सर्विस वी आर द चीपेस्ट बाय द वे टुडे। तो वो पहले मैच करें, उसके बाद देखते हैं। धंधा तो नहीं हम छोड़ेंगे, पर हम जो धंधा करते हैं फेयर प्राइस पर करते हैं, जिसमें कस्टमर का भी फायदा होए, हमारा भी होए, और लॉन्ग रन में चले। ये ऊपर नीचे वाला नहीं करते, आज शुरू कर दिया कल बंद कर दिया। अगर कंपटीशन आपको आता है सरकारी बैंकों की ओर से रिटेल सेगमेंट में खास तौर पे, क्या ये स्थिति है कि रेट्स वाकई घटाए जाएं? हमारे रेट तो लाजमी हैं, अगर कंपटीशन आएगा फिर देखते हैं, उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। पर मैं तो जो एक कंज्यूमर हूँ, मुझे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन वगैरह लेने हैं, मेरे लिए यहाँ से आगे का डायरेक्शन क्या है? मुझे तो लगता है कि आरबीआई थोड़ा हॉकी शेयर रेट बढ़ाने की बातें कर रहा है। आज से 6 महीने के बाद अभी से लेकर मेरी रेट बढ़ेंगी या घटेंगी? अब अगर आप मेरे को बता दें कि ब्रेंट क्रूड का क्या प्राइस होगी, डॉलर रुपी क्या होएगा, इन्फ्लेशन आफ्टर द हार्वेस्ट क्या होएगा, और चिदम्बरम साहब सक्सेसफुल होंगे कि नहीं 4.8 में, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि रघुराम राजन क्या सोच रहे हैं? उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि ये जो एमएसएफ है और जो रेपो रेट है, इसके बीच में 1% का ही फासला हो। अभी 2% है, अभी 2% है। करेक्ट, अंडर नॉर्मलाइज्ड मॉनेटरी पॉलिसी। नॉर्मलाइज्ड मॉनेटरी पॉलिसी तभी आएगी अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया, डॉलर रुपी स्टडी हुआ, और फिस्कल डेफिसिट चिदम्बरम साहब ने ठीक रखा। तो आपको तो इसका अंदाजा है, तभी आपने अगस्त में कहा था कि ये वर्स्ट है और अब यहाँ से सब सुधरेगा। हाँ, तो हम अभी भी कह रहे हैं, आपका अपना, मेरा अंदाजा है कि शॉर्ट टर्म रेट्स नीचे आएंगे और लॉन्ग टर्म रेट्स को शायद 3-6 महीने लग जाएं, और अगर ऊपर वाले की मेहरबानी रही और ये चीजें ठीक से चली तो वो भी नीचे आ जाएंगे। एक जो प्रॉब्लम है जो आपको नहीं परेशान कर रही है एनपीएस की, हालांकि हाल के क्वार्टर्स में थोड़े बहुत प्रेशर कहीं आपके अकाउंट्स में भी नजर आए हैं, इस समय स्थिति को वहाँ आप कैसे असेस कर रहे हैं? रुपए पे तो आपकी कॉल बिल्कुल सही थी, क्या एनपीए भी कहीं बॉटम पे है?
एनपीए ये इसको जरा सा विस्तार में करना पड़ेगा। पहले तो मैं अपना एनपीए अलग कर दूं ना, कि हमारे एनपीए हमारे पोर्टफोलियो में कोई स्ट्रेन नहीं है। सेकंड, जब जीडीपी स्लो होती है थोड़े बहुत एनपीए हिस्टोरिकली और दुनिया में भी बढ़ते हैं जब जीडीपी स्लो होती है, वो तो लाजमी है। इंडिया में क्या प्रॉब्लम हुई है कि इसमें थोड़ा वो कंपाउंड हो गया है और वो दोनों मिक्सअप हो गए। तो जो जीडीपी स्लो डाउन के बैंकिंग सिस्टम के भी जो एनपीए हैं वो इतने अलार्मिंग नहीं है। इशू आ रही है जब आप मिक्स कर देते हैं रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स को और एनपीए को। रीस्ट्रक्चरिंग में काफी बढ़ोतरी आई है, इसलिए आई है क्योंकि काफी प्रोजेक्ट्स जो हैं, किसी में एनवायरमेंटल की प्रॉब्लम थी, किसी में वो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम थी, किसी में इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम थी, किसी में रॉ मटेरियल सप्लाई की प्रॉब्लम थी। तो ये इशू करके एनपीए रीस्ट्रक्चरिंग के बढ़े हैं, नहीं सॉरी रीस्ट्रक्चरिंग बढ़ी है, एनपीए नहीं बढ़ी। थोड़ा हिंदी में गड़बड़ हो जाती है। तो रीस्ट्रक्चरिंग बढ़ी है, एनपीए नहीं बढ़ी। अब कैबिनेट कमेटी ने काफी ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, तो अगर ये जो प्रोजेक्ट शुरू हो गया वो तो रीस्ट्रक्चरिंग से एनपीए में नहीं जाएगा, रेगुलर में आ जाएगा। जो नहीं शुरू हुआ वो आ जाएगा रीस्ट्रक्चरिंग में। पर देखने की ये बात है, जो एसेट क्रिएट हुआ है, जो रीस्ट्रक्चर हुआ है, वो एसेट ढंग का क्रिएट हुआ है कि नहीं। और आपने देखा होगा, मैंने आर्टिकल ये भी लिखा था कि भैया अगर प्रोजेक्ट डिफिकल्टी में आ जाता है पहले इक्विटी राइट ऑफ कर दो, उसके बाद बैंक्स विल गिव कंसेशन। ऐसा होता तो नहीं? अब होना, अब होएगा, शुरू होएगा। देख लीजिए, आपके गवर्नर ने भी यही स्टेटमेंट दिया, तो आगे आगे आप देखिए होना पड़ेगा। तो आगे रीस्ट्रक्चरिंग तभी होगी जबकि पहले हिट इक्विटी वाले ले, उसके बाद बैंक लेगा। यानी मैनेजमेंट नहीं, ये हमारा होप है। दुनिया भर में ऐसे ही होता है। चैप्टर 11 जो बैंक्रप्सी लॉ है यूएस का, ऐसे ही है। जो कंस्ट्रक्ट है कंपनीज एक्ट, जो क्रिएट करती है कंपनी एज अ लीगल पर्सन, इक्विटी इज द हाईएस्ट रिस्क हाईएस्ट रिटर्न। तो पहले हिट इक्विटी को लेनी चाहिए, उसके बाद बैंक बात करेगा। तो इस समय तमाम जो सरकारी बैंक हैं जिन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग की हैं, उन्होंने तो इस नियम को फॉलो नहीं किया। नहीं, अभी ये स्कीम है नहीं, ये हमारी क्या इसको बोलते हैं, तमन्ना है आपका। लेकिन ये अंदाजा है कि आरबीआई अपनी मेरे हिसाब से, क्यों गवर्नर ने स्टेटमेंट किया है कि नो प्रोमोटर हैज द डिवाइन राइट टू कंटिन्यू, तो हम वो हिंदी में उसी का विस्तार कर रहे हैं। क्या आप रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं? क्या हम तो अगर करते हैं तो हम तो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश लेते हैं। मेरे पैसे तोड़ना है। बैंक में अगर हूं मैं, बैंक में ट्रस्टी डिपॉजिटर के पैसे का हूं। मेरे को तो रात को नींद नहीं आएगी अगर मेरे को लगा डिपॉजिटर, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं बैंक ऐसे चलाऊं कि डिपॉजिटर का पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो अगर हमारे साथ जहां अगर होता है और अगर कोई, तो हम तो बड़ी कड़ी डिस्कशन करते हैं प्रोमोटर के साथ कि आप ये वायबल है, पर आपको इतना पैसा डालना पड़ेगा। और हम पहले से अगर देखते हैं कि डिटीरिएशन हो रही है तो हम बहुत पहले बात कर लेते हैं कि भैया दोनों एक चीज पर, एक लेवल पर समझौता कर लें, और नहीं होता तो फिर वो दूसरे बैंक में चले जाते हैं। ओके। क्या आरबीआई ने बैंक्स को कंसल्ट किया है अब तक, कि केवल उस बयान के बाद राजन साहब अभी फिलहाल इंतजार कर रहे हैं? नहीं, कंसल्टेंसी तो चलती रहती है। आईबीए के साथ आईबीए ने भी यही रेकमेंड किया। तो आपको क्या लगता है कब तक इस तरफ? अब ये तो हिंदुस्तान में बोलना मुश्किल है साहब, हो जाएगा। ओके। एक और चीज़ जो इन दिनों चर्चा में चल रही है वो ये कि संसद की समिति ने ये कहा कि कॉर्पोरेट्स को नए लाइसेंस नहीं देने चाहिए, जबकि पूरी तैयारी है नए लाइसेंसेस दिए जाने की। आपको क्या लगता है ये नजरिया? मेरे हिसाब से तो ये डिबेट कब का खत्म हो गया था, वो तो गाइडलाइन आ गई है। तो उसमें तो एग्रीमेंट है कि अगर रिंग फेंस कर दो और अच्छे कॉर्पोरेट हो तो उनको मिलेगा। तो मेरे को नहीं मालूम ये डिबेट कहां से फिर शुरू हो रहा है। ये तो बहुत डिबेट होके फिर फाइनल गाइडलाइन आई थी। अब तो लाइसेंस देने का टाइम आ गया एज पर गाइडलाइन। जहां से हमने शुरुआत की थी, आखिर में फिर वहीं पे आना चाहेंगे कि जिस तरह आपका अंदाजा था कि शायद रुपए के लिए और मार्केट के लिए एक वर्स्ट फेज पूरा हो चुका है, अब आपका क्या असेसमेंट है? जबकि हमने काफी हद तक मूवमेंट देख ली है, सुधार देख लिया है, क्या सस्टेनेबल है या ये केवल एक ब्रीदर है? नहीं, मेरे हिसाब से सस्टेनेबल है। बाकी भी जो हमने एक्शन सोचे हुए हैं वो भी करने चाहिए। थोड़ी ऊपर वाले की भी मेहरबानी है कि एग्रीकल्चर और रेनफॉल अच्छी है। वो टेंशन मिडिल ईस्ट में कम होगी तो ऑयल का भाव भी कम है। अगर वहाँ थोड़ी ग्रोथ होगी तो एक्सपोर्ट्स भी हो जाने चाहिए। तो मेरे हिसाब से
जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसमें एक्शन करना चाहिए, कंप्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए, पर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है और हिंदुस्तान का फ्यूचर अब मेरे हिसाब से तो बुलंद है। तो रुपया फिर 70 नहीं होगा? सवाल ही नहीं उठता। कब तक? अब ये तो अभी इतना मेरे को मालूम होता तो मैं आपके साथ बैठ के इंटरव्यू क्यों दे रहा होता। मैं अभी बैठा होता बहामास में आराम से, अभी वो डॉलर ऊपर जाएगा, अभी नीचे जाएगा, अभी खरीद लो, अभी बेच लो, इतना तो मेरे को नहीं आता। अगर फिर दिसंबर में या शायद फरवरी या मार्च में फाइनली वो टेपरिंग होती है, फेडरल रिजर्व बॉन्ड खरीदना बंद करता है, तो भी फिर से रुपए में और भारत के बाजारों में गिरावट नहीं आएगी? नहीं, देखिए लार्जली मेरे हिसाब से टेपरिंग होने वाली है, ये तो मार्केट्स ने ठान लिया कि होगी। अब ज्यादातर उसका इफेक्ट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर हमको कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। आ रही हैं तो हम अपना एक्शन लेना चाहिए कि जो भी हमारी वीकनेसेस हैं वो फर्दर स्ट्रेंथन करे जाएंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट को और रिड्यूस करें, फिजिकल डेफिसिट को ठीक करें, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, सब्सिडी रिड्यूस करें, अपना पार्लियामेंट को फंक्शनल करें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है ताकि इफेक्टिवनेस होए, एंड अननेसेसरी रूल्स कम करें। ये तो करना ही पड़ेगा, पर जो इतना रोना धोना था वो भी बंद करें, जरा आगे चलें। तो हम अभी बेटर प्रिपेयर्ड हैं आपको लगता है? मेरे को लगता है, पर और भी आगे बेटर प्रिपेयर्ड होने में अर्जा नहीं है। थैंक यू सो मच। प्लेजर।